हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग रेंज ऑफ अ फंक्शन। पिछले लेक्चर में जो हमने किया था वो क्या था? फाइंडिंग डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, और उसमें हमने खूब सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में अब नेक्स्ट आता है फाइंडिंग रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब रेंज ऑफ अ फंक्शन होता क्या है? डोमेन क्या थी कि किन वैल्यूज ऑफ x के लिए, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, किन वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। डिफाइंड का मतलब रियल वैल्यूज देखा। अब रेंज का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में फंक्शन की वैल्यूज निकल के क्या आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस की तो ऑलरेडी डोमेन रेंज कर ली है। जैसे साइन एक्स है, डोमेन उसकी ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन रेंज उसकी सिर्फ -1 से 1, मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही निकल के आ सकती है। सिमिलरली जैसे ln x है, log x बेस e, उसकी डोमेन क्या है? 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन इंटरवल, लेकिन रेंज क्या थी? ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर्स, लेकिन रेंज क्या थी? 0 से 1, 0 पे क्लोज्ड इंटरवल, 1 पे ओपन इंटरवल। तो मतलब रेंज का बेसिकली मतलब क्या है कि फंक्शन की एक्चुअल में वैल्यूज निकल के क्या आ सकती हैं। तो ये तो थे जो हमने 2-3 अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया, और जो हमने पहले एक लेक्चर में किया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। टाइप ऑफ फंक्शन में हमने सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन रेंज तो सीखी थी। अब उन्हीं को कंबाइन करके नए फंक्शन बनाएंगे, बड़े बड़े फंक्शन बनाएंगे, उनकी फिर रेंज निकालना सीखेंगे। क्लियर यहां तक? चलो अब रेंज निकालने के पहली बात तो कुल मिला के 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, नोट्स बनाते रहना साथ साथ। हमेशा की तरह फिर से बोल रहा हूं कि साथ साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आपको वीडियोस बार बार नहीं देखनी पड़े। ठीक, चलो अब पहले लिख लो। रेंज ऑफ अ फंक्शन कैन बी फाउंड इन 4 ways, या देयर आर 4 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज ऑफ अ फंक्शन। 4 मेथड्स। पहले मेथड्स के नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे मेथड समझेंगे। ठीक है, पहला मेथड जो इसमें होता है दैट इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड जो इसमें होता है दैट इज बाय एक्सप्रेसिंग x in terms of y, by expressing x in terms of y। तीसरा मेथड बाय यूजिंग ग्राफ्स, या इसको ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, बाय यूजिंग ग्राफ्स। और चौथा मेथड होता है बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ठीक है, क्या होते हैं सारे मेथड्स, अभी बारी बारी से सारे समझते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। पहले एक बार इतना नोट कर लो कि ये 4 कुल मिला के मेथड्स होते हैं ऑफ फाइंडिंग रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारे मेथड्स समझते हैं। सबसे पहले बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, देखो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन कैसा है, कैसा क्वेश्चन दे रखा है, कैसा फंक्शन है, उसके हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट मेथड होगा वो मेथड हम यूज करेंगे। कई बार होता है कि एक ही क्वेश्चन को आप मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हो, मतलब ये भी यूज कर सकते होंगे, ये भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन कैसा है, आसान है, मुश्किल है, क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब एक एक करके सारे समझते हैं। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखो ये मेथड जो है, इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक्स के केस में ही काम आ सकता है। ठीक है, हर मेथड की अलग अलग, मतलब स्पेसिफिकली उसकी एप्लीकेशन हो सकती है कि कौन सा मेथड किस केस में ज़्यादा चलता है। ये सिर्फ तभी चलेगा वैसे जब सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में फंक्शन दे रखा होगा। भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब होता क्या है? ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सबको आता ही है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। चलो क्वेश्चन है, लिख लो डायरेक्टली इसका। फर्स्ट, y इज इक्वल टू, पहले ऊपर लिख लेना, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, ऊपर लिख लेना फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहले मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं मेथड समझने के लिए। अब देखो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे अप्लाई करना है, कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनेगा? 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 2, ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा कितना होगा? -3/4 होगा, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके हाफ का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9/16। तो 9/16 अब हम ऐड भी कर दें और 9/16 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ये बन गया। अब देखो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों टर्म मिलाकर के किसी का स्क्वायर बन रहे हैं, होल स्क्वायर। किसका? x माइनस 3/4 का। ठीक है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो बच गई, इसमें एलसीएम ले लें। 32 माइनस 9 कितना बचेगा? 23/16। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास में
ये आ गया, ठीक है। ये सिंपल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मत समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये जो है, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/8, ठीक है, ये आया। अब देखो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है। स्क्वायर देखो, इसकी ओवरऑल अगर हम बात करें, इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज तो 0 से इन्फिनिटी तक आ सकती हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी, बिकॉज स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। 0 कब बनेगा? जब x 3/4 होगा। उसके अलावा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैक्सिमम इनफाइनाइट बन सकता है जब x इन्फिनिटी होगा तो, ठीक है। तो ये जो है इंटू 2 भी करोगे तो भी अप टू 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी इसकी वैल्यूज। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इस वाले की, तो इस पूरे की जो मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि ये जो हमारा ओवरऑल जो हमारा फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? प्लस 23/8 करेंगे तो 23/8 मिनिमम हो गई, और मैक्सिमम इसमें इन्फिनिटी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी। यानी कि कुल मिला के हमारे पास में हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 23/8 से इन्फिनिटी। ये आ गई इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज। समझ में आई बात सभी को? तो मतलब किया क्या है हमने, कि हमने जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, जो भी हमें फंक्शन दे रखा था, उसमें हमने उसको एज ए परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर और प्लस या माइनस जो भी कुछ कांस्टेंट आ सकता है। अब स्क्वायर का हमारे को नेचर मालूम है कि स्क्वायर की वैल्यूज तो 0 से इन्फिनिटी होती हैं, तो उसकी ओवरऑल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसका। समझ में आई बात सभी को? इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है। आप बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कर सकते हो। जो 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा था, क्वाड्रेटिक के हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, प्योर क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट लगा के, विदाउट गोइंग इनटू एनीथिंग डोमेन रेंज क्या है, कि इसकी ओवरऑल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, थोड़ा सा इसमें ग्राफ का यूज आएगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो पैराबोलिक होता है, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। और इसकी जो वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स कहाँ पे बनती है? कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसकी वर्टेक्स होती है -b/2a, -d/4a, उसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो जो भी -d/4a की वैल्यू आएगी, वहां से लेकर, देखो जैसा भी मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज भाई, ये हमने जनरल बनाया, इसका नहीं बनाया, वैसे इन जनरल बात कर रहे हैं, तो इसकी तो वैल्यूज ये सारी जा रही हैं। हमें तो ये देखना है कि भाई y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यही तो है कि भाई निकालना, वही तो है कि रेंज y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो y की मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स पे ही बनेगी, और वो वैल्यू कितनी होगी? वो -d/4a होगी, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगी अगर अपवर्ड पैराबोला है तो एक्चुअल में कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है, अगर वो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज तो -d/4a से इन्फिनिटी ये होती हैं, ठीक है। अब इसका -d/4a हम निकाल लेते हैं। इसका -d/4a यहाँ बना देते हैं भाई, इसका डिस्क्रिमिनेंट b², या चलो सिंपली -d/4a डायरेक्टली लिख देते हैं। b² कितना हो गया? 9 -4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 डिवाइड बाय 4a, 4a कितना हो गया ये? तो ये कितना आ गया? वही 23/8 आ गया। तो रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है? -d/4a से इन्फिनिटी। यानी ये आप इसको एक स्टेप में ऐसा डायरेक्टली कर सकते हो। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले हमने कॉन्सेप्ट यूज किए कि किसी भी क्वाड्रेटिक की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, ठीक है। ये है इसका सेकेंड मेथड, रेंज y बिलोंग्स टू दिस। ये है सेकेंड मेथड इन केस ऑफ एन अपवर्ड पैराबोला। अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला मैं यहाँ पर छोटा सा बना के आपको बता देता हूँ। डाउनवर्ड पैराबोला में वर्टेक्स तो वही आता है, -d/2a और -d/4a, ये 2a लिखा है, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसमें रेंज होती है -इन्फिनिटी से -d/4a, ये रेंज ऑफ वैल्यूज आती हैं इन केस ऑफ अ डाउनवर्ड पैराबोला। ये है इसका सेकेंड मेथड, डायरेक्टली बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बिना, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इसी केस में, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कभी रेंज निकालनी आ जाए तो एक तो ये डायरेक्ट तरीका, अब दिखने में लग रहा होगा ये मेथड छोटा है, ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं, -d/4a की वैल्यू निकालो, ठीक है। -d/4a से इन्फिनिटी होगा अगर अपवर्ड है, और डाउनवर्ड होगा तो ये होगा, ठीक है। लेकिन प्रेफर ये वाला मेथड करना चाहिए। कारण क्या है कि ये वाला मेथड जो है ये हमेशा काम नहीं आएगा। ये सिर्फ तभी काम आएगा जब आपको फंक्शन दे रखा है एल्जेब्रिक नेचर का, एल्जेब्रिक नेचर का। जैसे
एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, मतलब कोई भी बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन है उसमें कोई और तरह की टर्म नहीं आ रही है। अब इस बात का मतलब क्या है, अगले एग्जांपल से समझते हैं। देखो चलो नेक्स्ट है सेकंड, फिर से फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है। अब इसमें अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगा दिया कि डायरेक्टली कर देंगे -d/4a से इन्फिनिटी कर देंगे अपवर्ड पैरा, साइन एक्स को एक तरह से t मान लो, कोई दिमाग लगा दे, साइन एक्स को t मान लेते हैं तो t² + t + 1 -d/4a से इन्फिनिटी कर देंगे, डायरेक्टली हो जाएगा एक स्टेप में। नहीं हो सकता, रीज़न साइन की वैल्यूज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 ही होती है, इन्फिनिटी थोड़ी ना हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? तो वो जो -d/4a से इन्फिनिटी वाला जो डायरेक्ट मेथड है, एक स्टेप वाला मेथड है, वो तभी काम आएगा जब अलजेब्रिक नेचर का फंक्शन दे रखा हो। अगर कोई साइन कॉस ऐसा कुछ आ गया, कुछ लॉग आ गया, कुछ मिक्स हो गया, मतलब कोई दूसरे टाइप का फंक्शन बीच में मिक्स हो गया, तो वो मत कर देना, तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना चाहिए, ठीक है। अगर वैसा है तो डायरेक्ट एक स्टेप में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें है तो ये साइन एक्स में ही क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करेंगे कि अब साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, अब इसका कोफिशिएंट का हाफ कितना हुआ 1/2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/4, तो 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना, इसी को 2 में ब्रेक कर लेते हैं, 1/4 अलग कर देते हैं, 3/4 अलग कर देते हैं, ठीक है, वो एक ही बात ही है, ठीक है। तो अब देखो ये होल स्क्वायर बन गया किसी का, किसका होल स्क्वायर बना, ये बन गया साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये बन गया। अब हमारे को पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब इसमें भी ध्यान देना है कि वैसे तो हमारे को मालूम है कि स्क्वायर तो भाई मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी, लेकिन इसमें हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं। और मिनिमम क्या 0 भी आ सकता है क्या? 0 तब आएगा अगर साइन एक्स की वैल्यू -1/2 हो सकती हो, भाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू -1/2 तो होती है ना, -1 से 1 हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पर बाय चांस 1/2 की जगह पे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा बन गया होता 3/2, तो फिर तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 नहीं बनती, क्योंकि साइन तो कम से कम -1 होता, तो ये तो कम से कम 1/2 ही हो सकता था, और उसका स्क्वायर करते तो यानी 1/4 ही आ सकता था, इसका मिनिमम वैल्यू 0 भी नहीं आती। समझ में आई बात है? को तो ध्यान रखना है कि वो वैल्यू मिनिमम क्या वो 0 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। इसमें तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें तो साइन की वैल्यू -1/2 लोगे तो -1/2 + 1/2 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और 0 + 3/4, तो यानी कि ओवरऑल तो मिनिमम वैल्यू 3/4 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, y बिलोंग्स टू, अब लिख रहे हैं कि ओवरऑल मिनिमम वैल्यू तो ये आ गई। मैक्सिमम वैल्यू अब कब होगी, स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब बेस का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना हुआ 9/4, 9/4 और 3/4 कितना हो गया, कितना हुआ 3 हो गया ये, तो 3/4 से 3, ये इसकी ओवरऑल रेंज आ गई। ये जो है ये कब है मिनिमम वैल्यू, व्हेन sin x इज इक्वल टू -1/2। ये मत कर देना कि साइन की मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है जी, तो -1 पे इसकी भी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि -1 लोगे तो फिर ये ओवरऑल ये नेगेटिव तो बन गया, लेकिन उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका बेस का मैग्नीट्यूड मिनिमम होना चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब sin x की वैल्यू -1/2 है, और मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब sin x की वैल्यू वो तो 1 पे ही आ रही है। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x की पावर 4 -4x² + 1। ये अपने आप ट्राई करना है, आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, सिंपल है, ट्राई करो पहले, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी कर लिया, चलो देखना ठीक किया है नहीं किया। अब देखो ये क्या है, ये x² में क्वाड्रेटिक है एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। आप आप चाहो तो x² को एक बार के लिए t मान लो, नहीं भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप माइंड में सोच लो कि आप ऐसे, ये क्या है, नहीं तो आप ऐसा लिख लो x² का स्क्वायर है, ये क्या है आपका x², ये एक ही टर्म हो गई, ठीक है। आप चाहो तो अपने वो t लिखो, नहीं तो मैं मत लिखो, कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, अब इसके कोफिशिएंट का हाफ -2 हो गया,
उसका स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 ऐड कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म मिला के होल स्क्वायर बन गया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे सोचने में परेशानी आए तो एक बार के लिए टी मान लेना, ठीक है। तो ये वो कर लेना वो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और बचा क्या, ये बच गया, तो ये हो गया -3। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है भाई। एक्स स्क्वायर अगर 2 होगा तो हो सकता था, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और -3, तो ओवरऑल ये आ जाएगा हमारे पास में y बिलोंग्स टू -3 से मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो -3 से इन्फिनिटी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली है, बाय चांस इस क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2 की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता, तब मिनिमम वैल्यू सोच सकते हो कितनी बनती, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी बनती, लेकिन अब मिनिमम जो है, मिनिमम इसकी वैल्यू 0, ना इसकी वैल्यू 0 होती और ना ओवरऑल ये -3 मिनिमम वैल्यू होती। तो अब क्या होता, इस बेस की मिनिमम वैल्यू 0 आती, सॉरी 2 आती मिनिमम वैल्यू। जब ये 0 होता, ये मिनिमम होता 0, ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 से इन्फिनिटी, उस केस में आंसर आता। बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1/x² माइनस x का रूट। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और उसका रूट भी कर दिया। पहले एक बार अपना दिमाग लगाओ, इसमें आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, फिर करते हैं डिस्कस। चलो देखो ये कैसे करेंगे, चेक करना फिर आपने ठीक किया या नहीं किया। देखो अब इसमें हम डिनोमिनेटर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें पहले तो, कि वो क्या हो सकता है। इसमें तो वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला लॉजिक लगाएंगे, 1/x² माइनस x इसका रूट है। अब ये तो कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है ही, इसका हाफ हो गया -1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1/4, तो 1/4 ऐड भी कर दिया, 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो किसी का होल स्क्वायर बन गया, ये किसका, x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1/4, ठीक है। अब अगर हम देखें कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है रूट के अंदर वाले की, तो रूट के अंदर वाले की इसकी मिनिमम वैल्यू 0, -1/4, तो मिनिमम वैल्यू वैसे -1/4 हो सकती है, बट फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो ये जो है इसकी परमिसिबल वैल्यूज तो सिर्फ 0 से ही स्टार्ट हो सकती है, 0 पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है भाई। वैसे देखो इसकी अगर समझने के लिए क्या करें, इसकी बात करें तो ये तो -1/4 से इन्फिनिटी हो सकता था, लेकिन -1/4 से 0 वाली वैल्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव होने पे भी डिफाइंड नहीं रहेगा, 0 पे भी डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसकी हमारे पास परमिसिबल वैल्यूज सिर्फ 0 से इन्फिनिटी ही हैं। बात समझ में आई सबको? अब ओवरऑल इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो न्यूमरेटर के तो ओवरऑल इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी जब ये इन्फिनिटी होगा, व्हेन डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अप्रोचेस टू वर्ड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इन्फिनिटी को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज, तो ओवरऑल ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, एग्जैक्ट 0 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, अप्रोचिंग टुवर्ड 0, एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। एग्जैक्ट 0 तभी हो सकता है अगर न्यूमरेटर 0 हो। डिनोमिनेटर आप कितना भी बड़ा कर लो, वो 0.000 समथिंग छोटा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं बनेगा। तो इसलिए ये क्या बनेगा, दिस विल 0 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। तो इसकी ओवरऑल मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और ओवरऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा।
तो डिनोमिनेटर 0.0000 समथिंग आपने क्या मतलब जितना छोटा लोगे वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, तो ओवरऑल ये इसकी रेंज आ जाएगी। समझ में आई बात सभी को? ठीक है, आई होप ये क्लियर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, सेकंड मेथड के ऊपर। चलो नेक्स्ट मेथड है सेकंड मेथड जो लिखवाया था पहले, वो क्या था? बाय एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, बाय एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये क्या होता है, इसको भी सीधा क्वेश्चन से ही समझते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इसको। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, फिर से भैया फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसकी रेंज निकालनी है। अगर सिर्फ ये दिया होता, कर लेते पिछले मेथड में, जैसे हमने पिछला मेथड किया तो वो अप्लाई कर देते, सिर्फ ये होता तब भी कर लेते। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया तो कैसे करेंगे? वैसे जो मेथड अब हम करने वाले हैं, चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, चाहे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, कोई सा भी हो, सब में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू बदल दो, ऊपर सेम रख लो, नीचे ये वाले टर्म हटा दो तो भी सेम मेथड चल जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम चल जाएगा। या फिर ऊपर लीनियर कर दो, नीचे क्वाड्रेटिक कर दो तो भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। कैसे करेंगे? अब करने का तरीका क्या है? एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने। पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई बनेगा। एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह पे मैं y इंटू एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही है। ठीक है, आप चाहो एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ बेटर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2xy बनेगा, उसको मैं 2y इंटू एक्स लिख देता हूँ, प्लस 5y लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये बन गया। वॉट वी आर डूइंग इज, हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर आ जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बन गया। इस टर्म को भी इधर ले आए, इसमें से और इसमें से x कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 1 इंटू एक्स ये बनेगा। इसको भी इधर ले आए, 5 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इन टर्म्स ऑफ y। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमने क्या किया है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। अब देखो, हम इसकी रेंज निकालना चाह रहे हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी रेंज निकालना चाह रहे हैं। रेंज का मतलब क्या है कि ओवरऑल इसकी क्या वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। अच्छा, x क्या ले सकते हैं भाई, x तो रियल नंबर ही ले सकते हैं। सो x इज एनी रियल नंबर, इमेजिनरी की तो हम बातें नहीं कर रहे हैं ना, हम तो डोमेन रेंज जो भी बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस को ही डील कर रहे हैं हम। तो x कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अब ठीक है, कोई भी रियल नंबर मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर वैसे भी देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, मतलब x का बेसिकली मतलब क्या, किसके डोमेन क्या है, यही मतलब होता है, x तो रियल नंबर ही है। ठीक है, तो अब x रियल है तो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x निकल के आएगा, y के टर्म में आएगा भले, लेकिन x निकल के आएगा। लेकिन x तो रियल नंबर है, यानी इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा भाई, क्योंकि रियल रूट्स हैं इसके। क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होने का, रियल रूट मतलब x रियल आएगा ना, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेते हैं, बी स्क्वायर यानी 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस, तो ये तो 20 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बना। 4 तो कॉमन लेके हटा देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस यहाँ 5 बचेगा, 5y स्क्वायर माइनस 5 और ये कितना बन जाएगा, 10y बन जाएगा। और यहाँ से प्लस 1 आएगा और ये माइनस 5, तो ये कुल मिला के ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप चलो इधर लिख देते हैं, तो ये बन गया माइनस 4y स्क्वायर और प्लस 12y और प्लस 1 और माइनस 5 हो गया माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन लेके हटा दें तो हमारे पास में ये बचेगा और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये बना। अब कोई भी ये तो क्या है, सिंपल एक इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं क्या,
ठीक है। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब नंबर लाइन कैसे सॉल्व करते हैं ना, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस। अब इसके फैक्टर्स तो डायरेक्टली बन नहीं रहे, तो क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, वहाँ से फैक्टर आएंगे कि अगर ये इक्वल टू 0 होता तो y क्या होता, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 प्लस माइनस रूट 5/2 आता। तो यानी कि इसके जो दो फैक्टर्स बने वो क्या बने, एक तो 3 प्लस रूट 5/2 और एक आ गया 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, उम्मीद है ये सब तो ऑलरेडी सबको आता होगा वैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करना। तो अब यहाँ से नंबर लाइन बनाएंगे, एक फैक्टर छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, बड़ी वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये बना प्लस माइनस प्लस, हमें तो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो y आ गया 3 माइनस रूट 5/2 से 3 प्लस रूट 5/2 और ये बन गया कुल मिला के। लेकिन अभी जो हमने ये निकाला है ये अभी फाइनल आंसर हो ज़रूरी नहीं है, इसमें अभी एक कंडीशन चेक करनी अभी बाकी है। वो क्या कंडीशन है, अब देखो ये जो हमने कॉन्सेप्ट इस स्टेप के बाद से लगाया है कि ये क्वाड्रेटिक है, x तो रियल है, तो अगर रियल रूट्स होंगे किसी क्वाड्रेटिक के तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आगे हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर y की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका कोफिशिएंट 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी तो ये सारा का सारा तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया, मतलब ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है उस केस में। तो ये जितना भी हमने किया है दिस इज एप्लीकेबल if and only if y is not equal to 1। तो ये सारे स्टेप्स तभी एप्लीकेबल हैं when y is not equal to 1। तो ये सब में यहाँ पर पहले तो अलग से लिख लो, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ से भी क्या है, अब इन दोनों के बीच में क्या 1 आ रहा है, क्या 1 आएगा, 3 माइनस रूट 5/2 से 3 प्लस 1 बीच में आएगा। तो अभी ये जो आया है ये 1 के अलावा हमारे पास में आया है, लेकिन 1 ये सब कैलकुलेशन तब वैलिड है व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि y 1 हो ही नहीं सकता, होगा या नहीं होगा चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे, y को 1 लेके देख लो, ठीक है। y को 1 लेके देखें, y को 1 लेके देखना है तो डायरेक्टली इसमें पुट कर लो, सिंपल सा केस है कि इसको एक बार के लिए इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 बोल देते हैं, आप लिख लेना शुरू में कि अगर y 1 हो जाए तो क्या होगा, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा लिखो, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से y को 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये बना, ठीक है। उसके बाद में उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। क्या ये रियल वैल्यू है, क्या बिल्कुल है भाई, x तो रियल है। तो मतलब x को 0 लेंगे, मतलब क्या है कि अगर इस इक्वेशन में आप x को 0 ले लोगे तो y 1 आ गया, इसका मतलब y 1 आ तो सकता ही है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां लिखोगे विच इज रियल, विच इज रियल, और आगे लिखेंगे implies y can be 1 also, y can be 1 also, therefore जो अभी तक हमारे पास आंसर आया था ये था 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 पे मैंने भी चेक ही नहीं किया था, तो 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब क्या लिखेंगे, therefore ओवरऑल या फाइनली रेंज या y बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 5/2 से लेके 3 प्लस रूट 5/2, ये फाइनल आंसर आएगा। अब ये वाला फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर था भी नहीं क्योंकि हमने एक चीज़ अभी चेक नहीं की थी। अब इसमें हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आए कि y मतलब ये इसमें क्या रियल तो क्या हमेशा आएगा कि नहीं आएगा भैया, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही रियल आएगा, क्यों चेक कर ही क्यों रहे हैं। देखो अब समझने के लिए मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, यहाँ पर -2x की जगह पर सपोज यहाँ पर +2x होता, यहाँ भी +2x होता, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नया बन गया, अब ये -5 है, यहाँ पे +5 है, और सपोज सॉल्व करके समझने के लिए सॉल्व करके मान लो फाइनली हमारे पास वही आ गया होता जो पहले आ रहा था, जिसमें माइनस एक्सक्लूडिंग 1 आ रहा था। तो अब हमें चेक करना होता कि अब क्या इसमें 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई।
तो अब इसमें अगर y को 1 रखोगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये सारा लिख देंगे। उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, 5 इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज नॉट पॉसिबल, या विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं इसको, जो हो ही नहीं सकता। तो मतलब अब x को कुछ भी ले लो, मतलब क्या है इसका कि अब x को कुछ भी लेने पे 1 तो आ नहीं सकता, बिकॉज 1 लेने पे तो कुछ और ही गलत आ रहा है। इसका मतलब फिर उस केस में आंसर क्या था कि 1 नहीं हो सकता, तो वो जो लिखा था पहले वही फाइनल आंसर रहता अगर ऐसा होता तो। समझ में आई बात सबको? ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है सेकंड, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसका आउटकम जो इसकी रेंज आएगी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी करेंगे डिस्कस। पहले आप इसको अपने आप ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी, कर लिया? चलो चेक करना ठीक किया या नहीं किया। देखो पहले तो क्या करना है, इसको एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर टाइप का बन गया। अब वही पिछले वाला मेथड, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहला स्टेप, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया। सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सर नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। और यहाँ पर जो है x तो रियल ही है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन में वैसे लिखा होना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब गिवन है, चेक करेक्ट, मतलब उसको लिख लो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सी इनइक्वालिटी है भाई, y प्लस 2 y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको तो करने के लिए क्या करोगे, अब नंबर लाइन बना लोगे, नंबर लाइन बनाई तो -2 + 2 ये किया, तो यहाँ से हमारे पास में y आ गया माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब क्या ये फाइनल आंसर है क्या इसमें कोई पिछले केस जैसी कोई कंडीशन लग रही है? पिछले में क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में y माइनस 1 लिखा था, तो वो 0 बन सकता था अगर y 1 होता, ये तो 0 बन ही नहीं सकता y के किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसमें कुछ भी वो जो बाद वाली कंडीशन थी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही फाइनल आंसर आ गया, यानी कि रेंज जो है -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अभी आपको जो शुरू में बोला कि इसका जो रिजल्ट है वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब याद क्या रखना है, किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें, किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें। 2 में उसका रेसिप्रोकल 1/2 ऐड कर दो, 5 में उसका रेसिप्रोकल, 0.5 में उसका रेसिप्रोकल, -5 में उसका रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर आपने ओरिजिनल नंबर पॉजिटिव लिया, मान लो आपने 2 लिया, 5 लिया, 10 लिया, 0.1 लिया, कुछ भी लिया, अगर आपने पॉजिटिव नंबर लिया तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल x लेस देन 0। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह पे कैलकुलेशंस में काम आता रहता है, 11th क्लास में भी बहुत जगह पे हमने यूज़ किया था, आगे भी करते रहेंगे, 12th के अंदर भी और चैप्टर्स जो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर सोच के देख लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, 2 सोच लिया, 2 में उसका रेसिप्रोकल ऐड करो, 2 से तो बड़ा ही आया। 5 सोच लो, वो तो वैसे ही बड़ा है 5 2 से।
कोई छोटा नंबर मान लो 0.1 सोच लिया, 0.1 में उसका रेसिप्रोकल 10 बन गया, 2 से बड़ा आ गया। कोई भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दोगे हमेशा 2 से बड़ा आएगा। एग्जैक्ट 2 इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब x 1 होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 है तब तो 2 बनेगा, उसके अलावा कुछ भी लोगे तो हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर लेके देख लो। और बिल्कुल सेम बात नेगेटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर में तो सिर्फ साइन का ही तो फर्क पड़ेगा। आपने मान लो -2 ले लिया, -2 में उसका रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो 2 से बड़ा आएगा, लेकिन नेगेटिव है। -2 जैसे -2 -1/2 तो -5/2 हो गया ना, तो वो तो इससे छोटा कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो हमेशा -2 से छोटा आएगा। -2 कब बनेगा? जब आप -1 ले लोगे। तो किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करें, वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी अगर आपने पॉजिटिव नंबर लिया है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो हमेशा -2 या उससे छोटा ही निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज़ वैसे पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो एक और मेथड सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में पढ़ा था, उसमें एक और मेथड बता रहा हूँ, AM > GM। ये वाली इनइक्वालिटी जिन लोगों को याद है वो समझ सकते हैं। दूसरा मेथड, ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ सिर्फ, कि अगर दो नंबर हैं, एक x है एक 1/x है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन x + 1/x/2, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन x × 1/x का रूट, और अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से > होता है। तो ये क्या आ गया? ये तो 1 ही हो गया, इधर जाके 2 बन गया, तो x + 1/x क्या आ गया? > 2 आ गया। ठीक है, इसमें से सिर्फ यही वाला रिजल्ट आएगा, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन जो हमने निकाला है वो सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर तो रूट के अंदर ले नहीं सकते ना। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए जो रिजल्ट है वो यहाँ से भी बता सकते हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक है, दूसरे नेगेटिव में और कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का, मतलब साइन का ही फर्क है। मैग्नीट्यूड वाइज तो वो भी बोल सकते हैं कि 2 से, तो मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा ही आएगा, मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा आएगा। -3 -4 -5 -10 कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है ना। ठीक है, ओके, नेगेटिव है इसलिए वो <= हो गया। आई होप ये बात क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि किसी भी नंबर में, ये चीज़ नहीं, इसको यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है कि किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें तो ऐसा होगा। पॉजिटिव है तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा, नेगेटिव है तो हमेशा -2 या उससे छोटा ही आएगा। समझ में आई बात सभी को? चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। पहले ऐसा लिख लेना, इसको लिखने से पहले, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y = fx वेयर 2x - 2y = 1। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y = fx वेयर 2x - 2y = 1। मतलब क्या है कि इसमें अलग से y को x की टर्म में एक्सप्रेस करके नहीं लिखा हुआ, x और y में इक्वेशन बना के लिखी है। लेकिन हमें क्या करना है, मतलब y = fx अगर होता, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x सोचें तो y की वैल्यूज क्या निकल के आ सकती हैं। अब देखो ये कैसे करेंगे, फिर से x को y की टर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर दें, पहले तो 2x = ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करें, अगर हम दोनों तरफ log ले लें बेस 2 पे, लिख लो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। मैं लिख देता हूं, चलो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स टू द बेस 2, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स टू द बेस 2, तो यहां पर तो क्या बन जाएगा, log ऑफ 2x बेस 2, यहाँ बन जाएगा log ऑफ 2y + 1 टू द बेस 2। ये तो पावर आगे आ गई, और log 2 बेस 2 तो 1 हो गया, तो x = ये आ गया। तो ये क्या आ गया, x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस हो गया, x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, अब हमें तो क्या निकालना था, रेंज निकालनी थी। रेंज निकालने का मतलब y क्या हो सकता है। अब y क्या हो सकता है, अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने y इन टर्म्स ऑफ x नहीं किया, हमने x इन टर्म्स ऑफ y, मान लो इसको कुछ नया नाम g दे देते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब x तो क्या है, अब हमें ये सोचना है कि x रियल कब आ सकता है, कि y को क्या लें। होता क्या है, देखो फंक्शन में याद करो पहला लेक्चर फंक्शंस वाला, कि यहाँ पर हमने कोई सेट A लिया, यहाँ पे हमने कोई सेट B लिया। फॉर एग्जांपल इसको हमने x जो भी है वो x से डिनोट कर रहे हैं, इधर वाले को y से डिनोट करने की जो वैल्यू निकल के आ रही है। तो अब x की कुछ वैल्यू पे ये निकल के आया, इससे कुछ ये निकल के आया, अब हमने उल्टा कर दिया। हमने क्या किया है, ये तो क्या होता है, y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं, जब उल्टा कर दिया तो मतलब रिवर्स मैपिंग हो गई।
तो रिवर्स मैपिंग की एक तरह से अगर हम डोमेन सोच लें, होता क्या है भाई, ये डोमेन होती है, जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो रेंज होती है। आप रिवर्स मैपिंग कर दो तो जो रिवर्स वाले की जो डोमेन होगी, यानी कि अब ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है अगर रिवर्स कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल वाले की रेंज बन जाएगी। वही तो करना है, ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये भी x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, ठीक है। तो अब y क्या हो सकता है कि ये रियल वैल्यू आ जाए, y को क्या लें कि ये रियल ही निकल के आए, रियल निकल के आए। तो भाई ये तो रियल कब आएगा, जब log का नंबर पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए। x विल बी रियल इफ दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया इंप्लाइज 2 की पावर y शुड बी ग्रेटर देन -1। अब 2 की क्या पावर करें, क्या क्या मतलब क्या पावर्स कर सकते हैं कि -1 से बड़ा है, वो तो हमेशा ही बड़ा आएगा। इसकी कुछ भी पावर कर लो, आपने 2 की पावर -100 भी कर दिया तो वो 1/1 बन जाएगा, रहेगा तो पॉजिटिव ही। पहले भी बताया था, किसी भी पॉजिटिव नंबर की आप कुछ भी पावर कर दो, कुछ भी पावर कर दो, भले नेगेटिव पावर कर दो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से तो क्या आ गया, y बिलोंग्स टू r, और यही तो निकालना था कि y क्या हो सकता है। तो इसकी रेंज आ गई ऑल रियल नंबर्स, यानी -∞ से इन्फिनिटी। समझ में आई बात सभी को? आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, थर्ड मेथड, बाय यूजिंग ग्राफ्स। बाय यूजिंग ग्राफ्स, या इसको ग्राफिकल मेथड भी बोल देते हैं, बाय यूजिंग ग्राफ्स। अब देखो इसमें क्या है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें मतलब हमें जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका ग्राफ बना के ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं फंक्शन की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, हाँ पहले लिख लेना, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, वही सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² -9x + 2, इसकी रेंज निकालनी है। अब आप सोचोगे कि सर इसमें क्या है, तो आपने पहले बता रखा है कि क्यूबिक फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल रियल नंबर होती है, -∞ से इन्फिनिटी। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर इतना क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स। बट ऐसे क्वेश्चन आएगा थोड़ी ना, इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन मुश्किल करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ इंटरवल दे देंगे, x की वैल्यूज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि क्यूबिक का ग्राफ तो भाई ये तो सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इस टाइप का होता है। हमने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था इसके ऊपर, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला, ठीक है, कि -∞ से इन्फिनिटी जाता है। लेकिन अब x की वैल्यूज अगर मान लो कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गई, -2 से कहीं पे 5 यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे, कहीं पे, अब जब रिस्ट्रिक्शन आ गई तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, किस इंटरवल में होगी, अब बिना ग्राफ के क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ये नहीं कि कुछ भी नहीं दे रखा और पूछ लें रेंज बताओ तो कोई बता देगा, ठीक है। तो अब बिना ग्राफ का ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा 1 घंटा लगा के पूरा वीडियो बना के समझा रखा है ग्राफ वाला, तो अब आपके पास 1 मिनट है, पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ जी, बना लिया ग्राफ। जो लोग ग्राफ नहीं बना पाए उनके लिए सिंपल सा सजेशन ये है कि पहले आप ग्राफ वाला वीडियो देख लेना। मैंने उसमें भी बार बार बोला था, पहले भी कई बार बोला है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के बिना कैलकुलस आप अच्छे से नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, जेई वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, सारे अटक जाओगे। तो पहले तो ग्राफ स्टेप सिखा रखे हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो वो स्टेप 1, मैं स्टेप 1 स्टेप 2 करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। पहले आप उसमें f' टर्म यूज़ की थी, इसमें y लिखा है तो dy/dx लिख देते हैं। dy/dx 3x² -6x - 9, पहला स्टेप ये।
उसके बाद क्या करते थे, दूसरा स्टेप, पुट एफ डैश एक्स, यानी इस केस में डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो कुछ भी पुट कर दें। मान लो हमने ग्रेटर देन जीरो पुट कर दिया, यहाँ से 3 तो कॉमन ही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, ये 3 इधर जाकर के जीरो बन गया। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें, ये -1, ये 3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया कि इस रीजन में ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा, इसमें डिक्रीजिंग, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, इसमें ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन रेंज निकालने का आया है, डबल डेरिवेटिव से ये मालूम पड़ता है कि ग्राफ की जो कॉन्केविटी है, गोलाई ऐसी होगी या ऐसी होगी, गोलाई का मालूम पड़ता है। रेंज ऑफ वैल्यूज, गोलाई तो इफेक्ट नहीं करेंगे ना, आपने चाहे ऐसे बनाया चाहे गलत ऐसे बना दिया, रेंज का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बोर्ड में तो आएगा नहीं कि आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलने, आपको पूरा एग्जैक्ट बनाना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला स्टेप आप स्किप भी कर दोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, बट क्योंकि वो कंप्लीट, मैं तो पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ आपको, तो अब मैं डबल डेरिवेटिव भी बता रहा हूँ, बट अगर वो स्टेप छोड़ भी दोगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि शेप से रेंज ऑफ वैल्यूज तो अफेक्ट नहीं हो जाएंगी ना। ठीक है, शेप उल्टी पुल्टी आपने कर दिया, ऐसी जगह पे ऐसे बना दिया, मान लो ऊपर ऐसे जा रहा था, आपने ऐसे बना दिया, वैल्यू तो वहीं से वहीं गई ना, समझ में आई बात। तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसके बिना काम हो जाएगा। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, भाई हम तो पूरा कंप्लीट मेथड कर रहे हैं, ठीक है, समझेंगे पूरा ढंग से। 6x माइनस 6 ये आ गया। उसके बाद में डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो कुछ भी पुट करते हैं। मान लो हमने ग्रेटर देन जीरो पुट कर दिया, 6 तो कॉमन आ गया, ये बन गया, 6 यहाँ से आके हट गया, ये 1 हो गया, ये प्लस, ये माइनस, तो ये वाली रीजन क्या आ गई, ये वो रीजन है जहाँ पर जो ग्राफ की शेप होगी वो कॉन्केविटी क्या होगी, अपवर्ड्स, कॉन्केविटी अपवर्ड्स। और ये वाली रीजन जो होगी ये क्या होगी, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। अब आते हैं एग्जैक्ट ग्राफ के ऊपर। एग्जैक्ट ग्राफ बनाएं तो थोड़ी सी जगह कम है, इधर बना देते हैं। चलो, अब रेफरेंस पॉइंट्स हमारे क्या हैं, थोड़ी छोटी शेप का मैं बना देता हूँ। रेफरेंस पॉइंट्स है -1 3, यहाँ से -1, यहाँ से कहीं पे आ जाएगा 3, और इधर से एक पॉइंट आ रहा है 1। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। पहले 1 पे निकाल लेते हैं। 1 पे वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी, 1 - 3 -2 -11 और +2, कितना देगा, -9 वैल्यू आएगी। -9 यहाँ पे कहीं पे कर देते हैं। उसके बाद 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 27, और 27 तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, -27 +2 -25, तो 3 पे वैल्यू और नीचे आ गई कितना, -25, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद -1 पे वैल्यू, तो -1 और -3 कितना हो गया, -4 और +9 कितना हो गया, +5 और +2 7, तो -1 पे वैल्यू आ गई, ये आ गई 7। अब ग्राफ बनाएं अगर इसका, तो हमें मालूम है कि 3 से आगे ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का, और कॉन्केविटी भी अपवर्ड्स है, तो 3 से आगे शेप इस टाइप की बनेगी। ठीक है, 1 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग, ये -1 से 3 सब जगह पे डिक्रीजिंग है, तो 1 से 3 में ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग, और कॉन्केविटी अगेन अपवर्ड्स, ये हो गया। इससे पहले अब कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, और 0 के ऊपर भी रेफरेंस बन ही जाएगा। 0 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 0 पे ये 2 से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये 2 से पास होता हुआ जाएगा। ये कॉन्केविटी क्या आ रही है इसकी, ये डाउनवर्ड्स कॉन्केविटी का बन रहा है, और अभी भी ये क्या है, डाउनवर्ड कॉन्केविटी। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का, और डाउनवर्ड कॉन्केविटी ये क्या है, यहाँ पे -1 से इधर इंक्रीजिंग नेचर का और डाउनवर्ड कॉन्केविटी। तो कुल मिला के ग्राफ इसका ये आ रहा है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू 7 बन रही है यहाँ पर, लेकिन हमारे को ये काम करनी है। ओवरऑल तो देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ -∞ हमारे को रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, इंटरवल -2 से 5, तो -2 तो यहाँ कहीं आएगा। अब क्योंकि मैंने एग्जैक्ट कोई हमने स्केल से तो प्लॉट किया नहीं, हो सकता -2 इधर आए, हो सकता -2 इधर आए, हमें नहीं पता, तो -2 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2 पे तो x को अगर -2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा, -12, -20 हो गया, -20 और +18 और +2 0 आ गया। ये लो, ये तो -2 पे तो वैल्यू 0 ही आ गई।
अच्छा, और 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि 5 एंड पॉइंट है। अब हो सकता है भाई 5 इधर कहीं हो सकता है, 5 इधर हो सकता है, 5 और इधर जा करके हो, ठीक है, पता नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट हमने स्केल से तो बनाया नहीं है। तो 5 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5 पे कितना आया, 125 माइनस कितना हो गया 75, 50 हो गया, 50 माइनस 45 5, और 5 प्लस 2 7। तो 5 पे वैल्यू जो है, सॉरी 5 पे वैल्यू 7 आ रही है। तो 5 पे वैल्यू 7 ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो अब -2 से 5 के बीच में जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये -2 वाला पॉइंट है भाई, -2 से 5 वाला पॉइंट, 5 के ऊपर वैल्यू 7 आ रही है। जो मिनिमम वैल्यू आई, यहां से ग्राफ चलते 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 यहां तक गया, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है, और ये वैल्यू कितनी है, -25। तो रेंज क्या आएगी, इधर ऊपर लिख देता हूँ, y बिलोंग्स टू -25 से कहाँ तक आएगा, मिनिमम वैल्यू -25 दिख रही है भाई सभी को, ये आ रही है। उसके बाद यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हम गए थे यहाँ, तो यहाँ पर भी 7 ही आ रहा है, इधर भी 7 ही आ रही है। तो हाईएस्ट वैल्यू 2 पॉइंट्स पे सेम ही आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू 7 है। तो रेंज ऑफ वैल्यूज या रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -25 से 7, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यूज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी। आप चाहो तो कोई और इंटरवल -1 से 3 ले लो, कुछ भी इंटरवल ले लो, मतलब कुछ भी -2 से 10 ले लो, डिपेंडिंग अपॉन कैसा मतलब वो इंटरवल दे रखा है, उसके हिसाब से आपकी रेंज डिफरेंट बन जाएगी, नया क्वेश्चन बन जाएगा, और बिना ग्राफ के वो हो नहीं सकता। समझ में आई बात सबको? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रेंज निकालनी है। फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसमें भी इंटरवल है, x बिलोंग्स टू 1 से 3। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ग्राफ जो है पहले सीख रखा है, तो पहले आप अपने आप ट्राई करो, फिर करेंगे डिस्कस। 1 मिनट का टाइम है। हाँ जी, बना लिया ग्राफ? किया हुआ क्वेश्चन है पहले, मतलब सिमिलर टाइप का, पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। अब देखो, जब x 1 से लेकर के, इसको ऐसा लिख सकते हैं, x जब 1 से 2 के बीच में कुछ भी होगा, ऐसा लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो सब पे 1 ही आएगी, तो ये तो x बन जाएगा। जब x 2 से 3 के बीच में कुछ भी होगा, when x lies between 2 and 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो सब पे ही 2 ही आएगी, तो यानी कि ये सब पे ही x² वाला ग्राफ बनेगा। और जब x की वैल्यू एक पॉइंट और है, x जब एग्जैक्ट 3 होगा, तो x का क्यूब क्या, उसको तो 3 का, x जब एग्जैक्ट 3 होगा, 3 का क्यूब तो 27, वैसे लिख दो चाहे, क्योंकि एग्जैक्ट एक ही वैल्यू है ना, ठीक है। तो x क्यूब बट x इज 3, तो 27। अब इसका ग्राफ बनाएं, क्योंकि बिना ग्राफ के अब इसकी रेंज आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, तो हमें तो सिर्फ 1 से 3 में ही ऑब्जर्व करना है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो 1 से 2 के बीच में ये क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। अब वैसे सोचोगे तो y इज इक्वल टू एक्स, तो भाई ऐसा ये स्ट्रेट लाइन बनती है 45 के एंगल वाली, लेकिन हमें तो पूरी बनानी नहीं है, हमें तो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें तो सिर्फ 1 से 2 के बीच की चाहिए, तो बाकी हम हटा देते हैं सब, ठीक है। इसको फिर से बना देते हैं। तो 1 से 2 के बीच में जो ये बनेगा, 1 से 2 के बीच में ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। 1 के ऊपर 1 ही आएगा, अच्छा 2 पे ओपन इंटरवल है, तो ये बन जाएगा। समझ में आई बात सबको यहाँ तक क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट 2 से 3 के बीच में तो ग्राफ कैसा है, x²। अब x² की शेप तो भाई ऐसी होती है, पैराबोलिक, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से 3 के बीच में। लेकिन 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू तो x को 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया ना, तो ये 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे पैराबोलिक शेप का ये कुछ इस टाइप से ये पैराबोलिक जाएगा,
ये इस टाइप से बनेगा, लेकिन 3 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 पे आकर के इसकी वैल्यू फिर से बदल गई। अच्छा 3 पे वैसे ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ पे 9 तक जाएगा, बट 3 पे आकर के इसकी वैल्यू है 27, तो ये और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बना देते हैं 27, इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं पे ये 27 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसका ग्राफ बनेगा, और अब ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी आ रही है। रेंज इसकी क्या आई, y बिलोंग्स टू, y की वैल्यू 1 से 2, 2 पे ओपन इंटरवल, यूनियन ये कितना था 4, 4 से लेके 9 तक, 4 पे क्लोज 9 पे ओपन, और यूनियन एक ही सिंगल पॉइंट, कौन सा 27। तो ये इसका जो है ग्राफ बनेगा और ये इसकी रेंज आएगी। समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है रेंज निकालनी है y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1, ये फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी है। ग्राफ बना लोगे तो समझ जाओगे, ग्राफ सिंपल है, 30 सेकंड का टाइम है, कर दो जल्दी से। उम्मीद है ये आपने कर लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखो अगर y इज इक्वल टू ln x होता तो इसका ग्राफ तो भाई सबको आता है, ऐसा होता है, ये 1 से ऐसे कट करता जाता है, x की जगह पे x माइनस 1 हो गया, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। किधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट, कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। तो अब इसका एक्चुअल ग्राफ क्या बनेगा कि 1 से ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अब ये 0 से नहीं, ये 1 से ऐसा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिपिक्ट करने के लिए डॉटेड लाइन बना देते हैं ऐसी, और अब वो जो यहाँ से पहले जा रहा था, पहले 0 से बन रहा था, अब वो 0 से नहीं, वो 1 से ऐसे जाएगा, मतलब ये 1 से स्टार्ट होकर के इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अब x को आप 1 लोगे, इसमें तो जब ln x लिखा हुआ था, ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है, ठीक है। जब y इज इक्वल टू ln x है, तो जो x को 0 लेने पे बन रहा था, अब वो x को 1 लेने पे बनेगी वही वैल्यू। बात समझ में आई सबको? अब इसमें देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ऑल रियल नंबर जा रही है, तो आंसर आ गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना सा था, बस ये बनाना था और ये खत्म। y इज इक्वल टू r, y बिलोंग्स टू r, ये आ गई इसकी रेंज। ये क्लियर सभी को? ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड है बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, अब ये शब्द जो है मोनोटोनिसिटी मतलब क्या है, मोनोटोनस, इंग्लिश का वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एक जैसा, एक जैसा। तो बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी मतलब अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक नेचर का है, मोनोटोनस है। मोनोटोनस फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन अगर सिर्फ बढ़ ही रहा है, जैसे ये e की पावर x जैसा ग्राफ होता है, या फिर कोई फंक्शन ऐसा है जो सिर्फ घट ही रहा है, कोई भी रैंडमली मान लो ऐसा बना दिया हमने, तो कोई फंक्शन सिर्फ बढ़ता ही चला जाए या कोई फंक्शन सिर्फ घटता ही चला जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऐसे को बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक दोनों को ही बोल सकते हैं, बिकॉज इसका बिहेवियर भी सेम रह रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसका भी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन हमने बना दिया, ये क्या है, ये भी मोनोटोनस है, मोनोटोनिक है, बट कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हमने मान लो ऐसा कोई फंक्शन बना दिया, अब ये मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि कहीं तो बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन सिर्फ बढ़ ही रहा हो, इफ अ फंक्शन only increases or only decreases in a given interval, then that function is said to be monotonic in that interval. ठीक है, if a function only increases or only decreases in a given interval, then that function is said to be monotonic in that interval. If the function only increases, then it is said to be monotonically increasing, and if it only decreases, then it is said to be monotonically decreasing. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें रेंज निकालनी है किसी भी फंक्शन की। अगर वो फंक्शन मोनोटोनिक नेचर का है, मोनोटोनिक नेचर का मतलब क्या है कि या तो वो सिर्फ बढ़ रहा है या सिर्फ घट रहा है। अब अगर वो सिर्फ बढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी इंटरवल दिया हो कि जैसे मान लो कोई फंक्शन दे दें, बोले कि x, जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था, x हमने -2 से 5 लिया था, अभी क्यूबिक वाला जो एग्जांपल लिया था, तो कोई इंटरवल दे दें
और उस इंटरवल में भले वो पूरा चाहे कैसा भी हो, हमारा अगर रेफरेंस सिर्फ मान लो फंक्शन चाहे ऐसा है, ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं है, लेकिन हमारे को इंटरवल सपोज इतना ही दे रखा हो जिसमें सिर्फ इतनी ही वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अगर हमें मालूम है कि उस इंटरवल में फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू आएगी, एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो जो मिनिमम वैल्यू आई और मैक्सिमम वैल्यू आई वही जो हमारा इंटरवल है, ये मान लो बी के ऊपर वैल्यू आ गई, ये ए के ऊपर वैल्यू आ गई, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, एफ ए से एफ बी, ये इसकी रेंज आ गई। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन सिर्फ बढ़ ही रहा है तो उसके एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पे वैल्यूज निकाल लो, जो पहला वाला पॉइंट होगा उस पे मिनिमम वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, लास्ट वाले पे एंड मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उसकी। और सिमिलरली अगर कोई फंक्शन सिर्फ घट ही रहा है तो मिनिमम जो पहला वाला पॉइंट होगा, जैसे अगर मान लो ऐसा फंक्शन होता, ये होता, तो अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस केस में रेंज क्या आती, मान लो इसके ऊपर वैल्यू एफ ए आ रही है, इसके ऊपर वैल्यू जो आ रही है एफ बी आ रही है, तो इस केस में जो रेंज आती वो आती एफ बी से एफ बी मिनिमम वैल्यू ये है ना इंटरवल, एफ बी से एफ ए, ये इसकी रेंज बन जाती। समझ में आई बात सबको? तो अब लिखना क्या है कि इफ, ये तो हमने लिख ही लिया वैसे कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब बोलते हैं उसको। अच्छा, उसको पहचानते कैसे हैं कि कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीज ही करेगा या सिर्फ डिक्रीज ही करेगा? अब ये तो ऑलरेडी ग्राफ में सीख चुके, ग्राफ में सीखा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, स्टेप 1 क्या करते थे, क्यूबिक के ग्राफ में, फोर्थ पावर के ग्राफ में एफ डैश एक्स निकालो, फिर एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 पुट करो, फिर ऐसे प्लस माइनस प्लस आता था, जहाँ पर प्लस आ रहा है वहाँ पर इंक्रीजिंग, जहाँ पर नेगेटिव आ रहा है वहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर फिर से इंक्रीजिंग। तो मतलब जहाँ पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है वो क्या होता है, वो हमारे को बताता है कि फंक्शन बढ़ कहाँ पे रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसलिए डेरिवेटिव पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज पॉजिटिव। तो अब लिखना ये है कि इफ f(x) इज एनी फंक्शन डिफाइंड इन अ गिवन इंटरवल, देन उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेना देन के बाद में, ठीक है, इफ f(x) इज एनी फंक्शन डिफाइंड इन अ गिवन इंटरवल, देन इफ f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वल टू 0 वाला क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। इफ f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन दैट गिवन इंटरवल, देन द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन दैट गिवन इंटरवल, देन जो रेंज आएगी इसकी y बिलोंग्स टू f(x) मिनिमम से f(x) मैक्सिमम, यानी जो भी x की मिनिमम वैल्यू है उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, वो फंक्शन ओवरऑल भी मिनिमम वैल्यू आएगी उस इंटरवल में, और जो x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इंटरवल, जैसे मान लो हमारे को -1 से 5 दे रखा है, तो -1 पे मिनिमम आएगी, 5 पे मैक्सिमम आएगी, अगर वो इंक्रीजिंग नेचर का बन रहा है तो, ठीक है। दूसरा, इफ f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, then the function is monotonically decreasing in nature and the range in this case will be y belongs to f(x) maximum, यानी कि जो अगर इस टाइप का है तो जो x की मैक्सिमम वैल्यू पे आई वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और जो x की मिनिमम वैल्यू पे आई वो क्या होगी, वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो f(x) मिनिमम से f(x) मैक्सिमम से f(x) मिनिमम, ये जो है हमारे पास में रेंज आ जाएगी। समझ में आया? अच्छा, इसमें जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, देखो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होता तो मतलब फंक्शन क्या है, सिर्फ बढ़ ही रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि x जो है x के बढ़ने से y इंक्रीज कर रहा है। इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि वो कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे ये है, ठीक है, डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज 0 है, वो बदल नहीं रहा। तो अगर ऐसा भी है, मान लो ये आ रहा है, तो भी क्या होगा भाई, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो यहीं पे आएगी, मैक्सिमम इसी के ऊपर ही आएगी। बात समझ में आई सबको? और अगर ऐसा केस है कि डेरिवेटिव घट रहा है लेकिन वो 0 भी बन रहा है, ऐसा हो रहा है, तो भी कोई समस्या नहीं है भाई, मिनिमम यहीं पे आएगी, मैक्सिमम आप यहीं पे आएगी। अब यहाँ पे भी निकाल लो, उससे फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ तो कांस्टेंट ही हो गया ना। तो हमने क्या किया, इस पे और इस पे वैल्यू निकाल ली, इंटरवल प्रॉपरली डिवाइड कर दिया कि यहाँ से ये मिनिमम वैल्यू कर दी, ये मैक्सिमम वैल्यू कर दी। समझ में आया सबको? ठीक है, तो अब कोई फंक्शन
अगर उसके ऊपर हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम पे वैल्यू निकाल लें और रेंज निकाल लें, ऐसा ऐसा क्या हम कर सकते हैं? ये हम तभी कर सकते हैं अगर हमें फंक्शन का नेचर पहले से पता हो। पहले से नहीं पता हो, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए तो डेरिवेटिव निकाल के फंक्शन का नेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, फिर से वही फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है log ऑफ समथिंग आ रहा है। पहले तो ये जो पेरेंट फंक्शन है ln फंक्शन, y इज इक्वल टू अगर ln x होता तो उसका ग्राफ तो ये बनता। ठीक है, इसके ग्राफ से हमारे को दिख रहा है कि ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। जब x इसकी रेंज ऑफ मतलब इसकी डोमेन क्या होती है? ये होती है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब x मिनिमम है तो उस पर इसकी वैल्यू मिनिमम आती है माइनस इन्फिनिटी। जब x मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू आती है इन्फिनिटी, होता है। तो अब यहाँ पे ln x की जगह पे यहाँ पे समथिंग आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने। जहां पर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी वहां पे log की वैल्यू भी मिनिमम आएगी, सिंस ln इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंस ln इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो पहले तो देखो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है, यानी कि इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज निकालनी है। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की रेंज ऑफ वैल्यूज तो वो जो हमने फर्स्ट टाइप सीखा था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कर सकते हैं उससे। ये इसका हाफ 1 हो गया, उसका स्क्वायर भी 1 हो गया, तो 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया। तो ये बन गया ln ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये बना। तो अब इसकी वैल्यूज जो हैं वो तो 2 से इन्फिनिटी हो गई भाई। अब क्योंकि log तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब ये वाला ओवरऑल मिनिमम होगा तो इसकी वैल्यू भी मिनिमम आएगी, यानी कि 5 की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो ln 2 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू ln इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही होता है, तो ये इसकी रेंज आ गई। समझ में आई बात सबको? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज निकालनी है। 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी, सेम कॉन्सेप्ट। पहले इसके बारे में कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर की टर्म बाद में लिखिए, उसको पहले लिख लो, माइनस भी कॉमन ले लो। इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन गया, इसका हाफ और उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये हो गया ln ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो इसकी वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, बट ये 0 से इन्फिनिटी ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर ये नंबर जो है log का नंबर, अगर मान लो आपने इसको मान लो इन्फिनिटी ले लिया तो ये माइनस इन्फिनिटी बन गया log का नंबर, तो वो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ 0 से 1 ही जा सकता है। ठीक है, 0 से 1 ही जा सकता है, 0 पे क्लोज्ड इंटरवल, 1 पे ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि यही वैल्यूज लेने पे ही तो ये log का नंबर पॉजिटिव बनेगा। आपने 1 से बड़ा कुछ भी ले लिया तो log का नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और आपने 1 ले लिया तो वो 0 एग्जैक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि log की डोमेन क्या होती है भाई, 0 से इन्फिनिटी होती है ना। ये बात समझ में आई सबको? तो अब log जो होता है, log तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब हमें क्या देखना था कि log का नंबर जो है ये मिनिमम का वो क्या वैल्यू आएगी, मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू मिनिमम तब होगी जब इसमें से मैक्सिमम चीज़ घटेगी, ये घटेगा। तो यानी कि ये जो ओवरऑल है
इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ओपन इंटरवल, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब इसमें से कम से कम घटेगा, कम से कम घटेगा, कम से कम घटेगा यानी 0 घटेगा, ये आया। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। ln 0 कितना होता है? -∞। ln 1 कितना होता है? 0। ये इसकी रेंज आ गई। मिनिमम पे और मैक्सिमम पे वैल्यू निकाल ली, बिकॉज लॉग क्या होता है? इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन होता है। समझ में आई बात सबको? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो हो गए खत्म। अब आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास मटेरियल हो उसमें से क्वेश्चन कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए कमेंट में पूछ देना। चलो एक क्वेश्चन में आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं वैसे ही। ठीक है, चलो एक जनरल सा क्वेश्चन है वैसे ही। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस secant x। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस पूरे का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस पूरे का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस पूरे का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी रेंज निकालनी है। इंटरवल ले लेते हैं कुछ, x बिलोंग्स टू 0 से π/4। रेंज निकालनी है। 1 मिनट का टाइम है, अपना दिमाग लगाओ पहले, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी, कर लिया। देखो अब आप सोचो इसमें चारों में से कौन सा मेथड लगेगा। पहला मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कोई स्क्वायर वेयर कुछ नहीं है। दूसरा मेथड क्या था? बाय एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, सोच ही नहीं पाएंगे। तीसरा क्या था? ग्राफ बना पाएंगे इसका? मोनोटोनिसिटी, डेरिवेटिव तो कर ही नहीं पाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव ही नहीं कर सकते। तो अब बहुत बार रेंज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कॉमन सेंस लगानी होती है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू निकल जाती है, रेंज निकल जाती है। ठीक है, जैसे अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ इंटीजर आए तो उसको ऐसे बाहर लिख सकते हैं भाई, सीखा था। तो अब देखो इनर मोस्ट से समथिंग प्लस इंटीजर है ये, तो ये इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमने ऐसा लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे ये sin x प्लस cos x प्लस tan x। ठीक है, ये वाला एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, ये वाला देखो। अब जो ये वाली पूरी ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली, उसके अंदर ये इंटीजर है तो ये इसके बाहर आ जाएगा। जब ये इसके बाहर आया तो यहाँ पर तो सिर्फ tan की टर्म बची और प्लस ये secant x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। आगे वाले दो एज इट इज, ये और ये पॉइंट क्लियर सभी को? अब फिर से देखो ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसमें ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, पूरा इंटीजर, तो वो इस वाले के बाहर आ जाएगा। इस वाले के बाहर आएगा तो मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं, ये sin x, ये तो एज इट इज, ये वाला पूरा इसके बाहर आ जाएगा तो ये वाला सिर्फ cos बचेगा यहाँ पर, cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये पूरा का पूरा एज इट इज बाहर आ गया। ये पूरे के पूरे में क्या था, ये इंटीजर प्लस इंटीजर, ये एज इट इज था, एक बच गया ये वाला। ठीक है, अब फिर से देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा है sin x प्लस सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर, तो ये तो ओवरऑल इंटीजर है, वो इंटीजर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इधर इसके साथ आ गया, तो यानी कि अब क्या बचेगा हमारे पास में,
तो ये आ गया साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस आ गई ये सब बाहर आ गया, ये सब एज इट इज, कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, टैन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सीकेंट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ में आई बात सबको? अब देखो x कहाँ है, 0 से π/4, ठीक, 0 से π/4 में साइन 0 0 होता है, साइन π/4 1/√2, ठीक है। तो ये 0 से 1 के बीच का ही नंबर आता है हमेशा, तो 0 से 1 के बीच का ही नंबर आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 हो गया। कॉस की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, यहाँ पर 1/√2 होती है, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√2, कॉस की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो लेकिन इस पे भी ओपन इंटरवल आएगा, इस पे भी ओपन इंटरवल आएगा, कहने का मतलब कॉस की जो रेंज ऑफ वैल्यूज है, मिनिमम वैल्यू पहले, मैक्सिमम वैल्यू बाद में, ये भी क्या है, सारी 0 से 1 के बीच में ही है, 0 से 1 के बीच में है, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। tan x की वैल्यू tan 0 0, tan π/4 1, तो वो क्या आ जाएगा, वो 0 से 1 आएगा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये वाला जो आएगी इसकी वैल्यूज जो आने वाली हैं, इसकी वैल्यूज तो भाई 0 से 1/√2 के बीच में आएंगी, इसकी वैल्यूज 1/√2 से 1 के बीच में आएंगी, इसकी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में आएंगी। अच्छा, सीकेंट 0 कितना होता है, सीकेंट 0 होता है 1, और सीकेंट π/4 की वैल्यू होती है √2, तो इसकी वैल्यूज 1 से लेके √2 के बीच में आएंगी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इनमें सभी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका सबका 0, इसका सबका 1। तो यानी कि ये जो हमारा y था, y की तो एक सिंगल वैल्यू आ गई 1, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो मतलब इसकी जो रेंज आएगी, रेंज विल बी अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एक सिंगल वैल्यू आई, तो ऐसा लिखेंगे, रेंज ऑफ वैल्यूज पूछिए तो y बिलोंग्स टू, ये ऐसा करके लिखेंगे। बात समझ में आई सबको? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें रेंज निकालनी हो तो वो चारों मेथड ही आप दिमाग लगाने लग जाओ, वैसे सॉल्व हो रहा है, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। रेंज तो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या, कैलकुलेशन कर लो, जो भी वैल्यू आ रही है बस वो बन गई उसकी रेंज। समझ में आई बात सबको? ठीक है, चलो अब ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब आप इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी समस्या आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझा दिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ जो कमेंट में लिख के नहीं समझा पाऊंगा, तो ऐसा कई बार होता है कि लिख के नहीं समझा सकते, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।